और मेरे वंदरगाओं, क्या हो रहे हैं हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग देखेंगे इको, ठीक है। देखो, इको से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले समझो कि इको होता क्या है, ठीक। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, थोड़ा सा आइडिया वहाँ पे को भी दिया था। आज हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस से रिलेटेड जो फॉर्मूला बनेगा उसी से एग्ज़ाम में हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सके। तो देखो, बेसिकली इको होता क्या है। अगर मान लो कोई एक खाली रूम है, ठीक है, जैसे सपोज़ अभी मैं इस टाइम पे इस रूम पे पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे को देखो रूम में ज़्यादा सामान नहीं है, तो आवाज़ क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, तो सुनाई देने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। तो ये जो साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, दरअसल रिफ्लेक्टेड साउंड को ही इको बोला जाता है, ठीक है। ये किस तरीके से हुआ, कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे मान लो एक रूम है, ठीक है। इस रूम में क्या होता है कि ये एक रूम है, यहाँ पे को कोई एक पर्सन है जो स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ पे को खड़े होके बोलता है। अब होगा क्या, यहाँ पे को कुछ ऑडियंस बैठी है, कोई जनता यहाँ पे को बैठी है, ठीक है, ये लोग सुनने वाले हैं। होगा क्या, जब ये बोलेगा तो इसकी जो डायरेक्ट साउंड है वो तो इन लोगों तक जाएगी। एक तो क्या होगा, डायरेक्ट साउंड जाएगी, और दूसरा क्या होगा, देखो साउंड हर जगह फैलेगी, तो हो सकता है कोई साउंड यहाँ गई, यहाँ से टकरा के इन लोगों तक पहुँचेगी, ठीक है, कोई साउंड यहाँ से टकरा के इन लोगों तक पहुँचेगी। तो इस तरीके से होगा क्या कि जो रूम है, रूम के अलग अलग दीवारों से, छत से, ठीक है, सीलिंग से टकरा के साउंड क्या होगी, लोग तक पहुँचेगी। तो अब इसमें कन्फ्यूज़न किस तरीके से होगा, देखो जैसे यहाँ पर से इसने कुछ बोलना स्टार्ट किया, ठीक है। अब जैसे मान लो ये पहला लेटर ए बोलता है, तो जब ये ए बोलेगा तो डायरेक्टली साउंड जाएगी, तो इन तीनों को क्या होगा, ए सुनाई देगा, ठीक हो गया। लेकिन साथ साथ ही क्या होगा, देखो इसने ए बोला, इन तीनों को ए सुनाई दिया। अब ये अगला वर्ड बोलता है, अगला लेटर बोलता है बी। अब जब ये बी बोलेगा तो होगा क्या, जो डायरेक्ट साउंड है, डायरेक्ट बी की साउंड मान लीजिए इसको सुनाई दी, ठीक है। ए बोला तो इसको ए सुनाई दिया। जब ये बी बोलेगा तो डायरेक्ट बी की साउंड सुनाई देगी। ठीक उसी टाइम पे क्या होगा, देखो ये वाली जो साउंड वेव थी ए की जो साउंड थी वो टकरा के ठीक उसी वक्त पहुंच जाएगी। तो इससे होगा क्या, इसको ए और बी दोनों एक साथ सुनाई देगा, तो सुनने में क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक इको सुनाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे को एक लाइन बोलता हूँ। लाइन ये है कि हम वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन को एक बार ध्यान से सुनना, हम वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। तो बताओ इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ, ठीक है। ये जो मैंने आप लोगों को सुनाया ये दरअसल क्या था, इको था। हम वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, हम वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो आप लोगों को सुनाई दे रहा है ये दरअसल क्या है, इको है, ठीक। अब देखो इको जो है दरअसल साउंड रिफ्लेक्ट करके वापस आ गई, इसी को हम लोगों ने क्या बोला, इको बोला। यही वजह है कि जैसे जो बड़े हॉल होते हैं, जो बड़े ऑडिटोरियम होते हैं, उनकी जो सीलिंग होती है, जो ऊपर की छत होती है, वो इस तरीके से घुमावदार बनाई जाती है। एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो ऑडिटोरियम होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, उनकी जो सीलिंग होती है, जो छत होती है, वो इस तरीके से घुमावदार क्यों बनाई जाती है। क्योंकि होगा क्या, देखो जब इस तरीके से घुमावदार छत बनाई जाएगी, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से घुमावदार छत है, तो होगा क्या यहाँ पे को कि यहाँ पे को मान लो स्टेज है, इस स्टेज में से कोई पर्सन स्पीच डिलीवर कर रहा है, ठीक है, स्पीच देता है। यहाँ पे को क्या है, जनता बैठी है। तो अब होगा क्या,
कि ये जो डायरेक्ट बोलेगा इसको डायरेक्ट तो सुनाई देगा, साथ साथ ही क्या होगा, यहाँ से जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे फोकस होगी। मान लो ये जो जनता है उस पे फोकस हो गई, ठीक है। साउंड वेव जब एक पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, इको कम हो जाएगा। इको कम होगा तो स्पीच वगैरह जो है वो एकदम साफ साफ सुनाई देगी। यही वजह है कि हॉल ऑडिटोरियम की जो छत होती है वो क्या होती है, एक तो घुमावदार बनाई जाती है, दूसरा क्या होता है, इको एब्जॉर्वर लगाए होते हैं। इको एब्जॉर्वर जो छतों में लगाए जाते हैं वो क्या होता है, वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि जो मैं डायरेक्ट बोलूँगा वो तो लोगों तक सुनाई देगा, और जो साउंड ऊपर जाएगी या फिर वॉल्स पे जाएगी वो टकरा के वापस आएगी, ठीक है। लेकिन वहाँ साउंड एब्जॉर्वर लगे होंगे तो वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो टकरा के उसको वापस नहीं आने देंगे। तो जो मैं डायरेक्ट बोलूँगा वही क्या होगा, लोगों को सुनाई देगा, ठीक। इको एब्जॉर्वर किससे बनाए जा सकते हैं, जैसे जो अंडे की ट्रे होती है, अगर मैं इस रूम पे सारी दीवारों पे अंडे की ट्रे लगा दूं तो फिर ये रूम में इस तरीके से इको पैदा नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो दरअसल बड़ी खतरे वाली चीज़ है कि मैंने सारे दीवारों पे अंडे की ट्रे लगा दी और पता चला एक चिंगारी कहीं से उठी और पूरा जल के राख हो गया, तो ऐसा रिस्क मत लेना, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होती है, अंडे की ट्रे भी क्या होती है, साउंड को एब्जॉर्ब करती है। तो अब देखो, अब है क्या कि ये था इको। अब इसमें आखिर इको पैदा कब होता है, मीन्स कि कितने टाइम का गैप होना चाहिए जिससे इको पैदा होता है। तो इसमें देखो, जैसे है क्या आप लोगों का कि जो एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं उनसे ये पता चलता है कि इको पैदा होने के लिए जो टाइम होना चाहिए, यानी कि जो साउंड वेव्स हैं वो 1/10 से, ठीक है, 1 सेकंड के 10वें हिस्से से ज़्यादा का टाइम गैप होना चाहिए। टाइम गैप मतलब जैसे इसने जो डायरेक्ट बोला, ठीक है, जो डायरेक्ट साउंड जाएगी और जो कहीं से टकरा के, मान लीजिए यहाँ पे को टकराई, टकरा के इस तक आएगी, तो ये जो दो साउंड हैं, एक ये डायरेक्ट साउंड गई, एक ये टकरा के आई, इन दोनों के बीच में टाइम कितना होना चाहिए, कम से कम 1/10 सेकंड होना चाहिए, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। अगर इससे कम टाइम में, ठीक है, इससे कम टाइम में ये वाली टकरा के इस तक आ जाती है तो फिर इको पैदा नहीं होगा। तो मिनिमम कितना टाइम होना चाहिए, टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा होना चाहिए। 1 सेकंड के 10वें हिस्से से अगर ज़्यादा टाइम है तो फिर इको पैदा हो जाती है, सुनाई देने में क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा, ठीक। अब एक बार डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि आखिर कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए जिससे क्या होता है, इको पैदा होता है, और वो कौन सी डिस्टेंस है जिससे कम होने पे रूम पे इको पैदा नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे रूम हैं तो उनमें इको पैदा नहीं होता है, ठीक है, काफ़ी कम मात्रा में इको पैदा होता है अगर थोड़ा सा भी सामान उस रूम पे रख दिया जाए तो। अब देखो, अब होता क्या है, जैसे मान लो कि ये है आप लोगों का एक दीवार है, ठीक है, ये एक वॉल है और यहाँ पर से कोई एक आदमी कुछ बोलता है। जब ये आदमी क्या करेगा, कुछ बोलेगा तो साउंड वेव, ठीक है, दीवार तक गई और दीवार से टकरा के साउंड वेव वापस यहाँ तक आएगी। तो इसके लिए जो रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है, और जो ओरिजिनल वेव है उनके बीच टाइम गैप कितना होना चाहिए, 1/10 सेकंड। तो इनकी समय कितना होना चाहिए, t बराबर 1/10 सेकंड, इतना होना चाहिए, ठीक है। और 20 डिग्री सेल्सियस पे मैंने बताया था कि जो साउंड है, ठीक, टेम्परेचर अगर बदलेगा तो उसकी स्पीड क्या होती है, बदलती है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की जो स्पीड है, यानी कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेग जो होगा साउंड का, ये होता है 344 मीटर पर सेकंड, 344 मीटर पर सेकंड।
अब इस पे फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इक्वस टू, ठीक है, वेलोसिटी इक्वस टू ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बट्टे समय। तो स्पीड के बदले कितना आ जाएगा, वेलोसिटी के बदले कितना आ जाएगा 344 बराबर डिस्टेंस हमने निकालनी है, टाइम हो गया 1/10 सेकेंड, टाइम कितना हो गया 1/10 सेकेंड हो गया। तो यहाँ से d बराबर कितना निकल जाएगा, इम्प्लाइज दैट d इक्वस टू ये 1/10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 344 इंटू 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 34.4 मीटर, ठीक है। तो ई को जो पैदा होती है उसके लिए जो डिस्टेंस निकली 34.4 मीटर निकली। अब बहरहाल इस पे एक चीज़ का ध्यान देना कि ये जो डिस्टेंस है दरअसल कौन सी है, देखो साउंड यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ आई, तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एक बार यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर अगेन यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये जो दूरी निकली है ये दरअसल कौन सी है, इस दूरी की 2 गुनी है, यानी कि डबल है। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये जो दूरी निकलेगी ये कितनी निकलेगी, ये निकलेगी 17.2 मीटर। मतलब कि ये जो 17.2 मीटर की डिस्टेंस है, अगर हॉल का साइज इससे छोटा होगा तो ई को नहीं सुनाई देगा। ई को तब पैदा होगा जब टाइम गैप कितना होगा 1/10 सेकेंड, और जो हॉल है उसकी दीवारें कितनी दूर होगी 17.2 मीटर, तो तब क्या होगा, ई को सुनाई देगा। इस रूम पे अभी मैं बोल रहा हूँ तो आवाज़ गूंज रही है लेकिन ई को पैदा नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आवाज़ गूंज रही है तो आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर ई को पैदा होगा तो फिर आप लोगों को क्लियरली नहीं सुनाई देगा, ठीक है। फिर कुछ ऐसा सुनाई देगा जैसे मैंने एक लाइन बोली, हम 1 दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा सुनाई देगा आप लोगों को। तो हॉल का साइज कितना होना चाहिए, जो वॉल्स हैं वो कितनी दूर होनी चाहिए 17.2 मीटर, और ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में टाइम गैप कितना होना चाहिए, कम से कम 1/10 सेकेंड या फिर उससे ज़्यादा। इससे कम अगर टाइम होगा, ठीक है, तो ई को पैदा नहीं होगा। अब उसके बाद इसमें थोड़ा सा आए को आते हैं। अब देखो ये जो मैंने काम किया था ये कितने डिग्री सेल्सियस पे किया था, 20 डिग्री सेल्सियस पे किया था। लेकिन मैंने बताया था कि अगर तापमान बदलेगा, ठीक है, तो स्पीड बदल जाएगी। स्पीड बदल जाएगी तो ये जो डिस्टेंस है फिर ये 17.2 मीटर नहीं निकलेगी, फिर ये डिपेंड करेगा तापमान कितना है। तो ये जो दूरी होती है ना, ये दूरी भी किस पे निर्भर करती है, तापमान पे, यानी कि टेम्परेचर पे। एग्ज़ाम में आप लोगों से अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, कि ई को पैदा होने के लिए जो, ठीक है, हॉल की दूरी है, यानी कि दीवारों की जो दूरी है वो किस पे निर्भर करती है। ऑप्शन ए आप लोगों को दे दिया तापमान, ऑप्शन बी आप लोगों को इस तरीके से कुछ दे दिया, 4 क्वांटिटी आप लोगों को दे दी। तो ध्यान देना ये किस पे निर्भर करेगी, तापमान पे निर्भर करेगी, टेम्परेचर पे निर्भर करेगी। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो स्पीड बदल जाएगी, स्पीड बदल जाएगी तो डी की वैल्यू थोड़ी कम निकलेगी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डी की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा निकलेगी। तो ये किस पे निर्भर करेगी, तापमान पे निर्भर करेगी। चलो इसमें थोड़ा सा और आगे को बढ़ते हैं। अब ये जो साउंड वेव हैं, ठीक है, अब जो साउंड हम लोग सुनते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जो साउंड हम लोग सुनते हैं, यानी कि जो ऑडिबल साउंड होती है, ऑडिबल साउंड की रेंज क्या होती है, ठीक है, रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड, रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड। देखो ऑडिबल साउंड की जो रेंज होती है वो 20 हर्ज से लेकर
20,000 हर्ज के बीच होती है। ठीक है, जो भी ध्वनि, कोई भी ध्वनि जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कितनी होगी, 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज के बीच में होगी, वही हमको सुनाई देगी। 20 हर्ज से कम की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, लेस देन 20 हर्ज, और 20,000 हर्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ज, ये हमको सुनाई नहीं देगी। तो ये जो रेंज है, ये रेंज दरअसल क्या है, ऑडेबल रेंज है। ठीक है, कौन सी रेंज है, ऑडेबल रेंज है। तो देखो इसमें होता क्या है, वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से कम होती है उसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वेव उसको बोला जाता है, या फिर इंफ्रासोनिक साउंड उसको बोला जाता है। और वो फ्रीक्वेंसी जो 20,000 हर्ज से ऊपर की होगी उसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, अल्ट्रासोनिक। अब अपने आप में इंफ्रासोनिक की भी इम्पोर्टेंस है और अपने आप में अल्ट्रासोनिक की भी इम्पोर्टेंस है। ठीक, तो ये जो इंफ्रासोनिक वेव्स हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंफ्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, लेस देन 20 हर्ज, ग्रेटर देन 20 हर्ज, ग्रेटर देन 20,000 हर्ज, ठीक है, बिटवीन 20 to 20,000 हर्ज। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए और आप लोगों से पूछ लिया इंफ्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। 20 हर्ज से नीचे जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी वो इंफ्रासोनिक वेव होगी, और 20,000 हर्ज से ऊपर जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी वो अल्ट्रासोनिक वेव होगी। ठीक, जैसे चमगादड़ हैं, ठीक, चमगादड़, देखो चमगादड़ क्या होते हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम करते हैं। लगभग 1,20,000 हर्ज की फ्रीक्वेंसी ये सुन सकते हैं। कौन, चमगादड़। इतनी ज़्यादा इनमें क्या होती है, इन फ्रीक्वेंसीज के लिए संवेदनशीलता होती है। कितनी, लगभग 1,20,000 हर्ज तक की फ्रीक्वेंसी चमगादड़ सुन सकता है। चमगादड़ अपना जो शिकार करता है वो इन्हीं फ्रीक्वेंसीज से करता है, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज से। ठीक, और ये जो इंफ्रासोनिक वेव्स हैं ये कब पैदा होती हैं, जैसे जब भूकंप आता है, भूकंप आता है तो उस वक्त जो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं उनसे इंफ्रासोनिक वेव्स निकलती हैं जो हम लोग नहीं सुन पाते हैं। लेकिन जैसे कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, इनको पता चल जाता है भूकंप आने वाला है, क्योंकि ये इंफ्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखिए लगभग 2-3 दिन के अंदर हम लोगों का क्या हो जाता है, ये थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। फिर देखते हैं कितना समय बचता है। कोशिश तो मैं करूँगा कि बाकी के सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएं। आप लोग क्या करो, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को दे रहा हूँ, तो इस लिंक में क्लिक करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो। जैसे ये थ्योरी कंप्लीट होती है, फिलहाल मैंने कुछ बहुत न्यूमेरिकल्स उसमें दे रखे हैं, जैसे थ्योरी कंप्लीट होती है मैं मैटर डालना शुरू कर दूंगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको समझा दूंगा, और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।